दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का। किसका हम लोग बात करते हैं? क्लास 9 का जो फ्रांसीसी क्रांति हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक क्या है कि फ्रांस में राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की स्थापना, हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने इसी टॉपिक का पार्ट 1 लिया था, आज हम लोग उसका क्या लेंगे, पार्ट 2 लेंगे। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो क्या था कि जो आतंक का राज है, हम लोग उस पे बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। तो आतंक के राज के पहले का ये टॉपिक है, तो आप लोग टेंशन ना लो। मैं आतंक के राज का जो वीडियो जो मैंने बनाया है और इस वीडियो को मैं आपस में क्या करूंगा, मर्ज कर दूंगा और मैं आपको वीडियो क्या करूंगा, डाल दूंगा। तो उसका भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो हम लोग बात करते हैं एक घटना का, और वो घटना कितना था, 1791 का। कब का मैं बात कर रहा हूँ, 1791 का। और आपको पता है कि 1791 में जैकोबिन क्लब ने क्या किया था कि नेशनल असेंबली को क्या किया था कि नेशनल असेंबली को, किसको, नेशनल असेंबली को बोला, नेशनल असेंबली को बोला कि आप क्या करो, एक प्रारूप खींचो संविधान का कि आपको कैसा संविधान चाहिए। तो ये काम कर रहा था, लेकिन उसी समय क्या हो गया, नेशनल असेंबली संविधान का काम तो कर रहा था, उसी समय क्या करता है कि लुई सोलवा क्या करता है कि इसकी जो संविधान बनाने की जो पूरी तकनीक थी उस पर क्या करता है, वो अड़चन डालता है या अपना पैर डालना स्टार्ट कर देता है। तो जब ये पैर डालना स्टार्ट किया तो उसी समय तो जब ये पैर डालना स्टार्ट किया किसने, लुई सोलवा ने। तो नेशनल असेंबली ने देखा कि लुई सोलवा के लिए तो ऐसा कर नहीं सकता है, इसका कोई ना कोई तो सपोर्ट करेगा। तो आखिर वो सपोर्ट कौन कर रहा है, तो इसने देखा कि लुई सोलवा के जो ससुर है, यानी कि ऑस्ट्रिया के राजा, कौन, ऑस्ट्रिया के जो राजा हैं वो क्या कर रहे हैं, लुई सोलवा का सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि लुई सोलवा की जो बीबी थी उनका क्या नाम था, मेरी एंटोनेट। और मेरी एंटोनेट कहाँ की राजकुमारी थी, तो वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इसलिए उसका ससुर इसका सपोर्ट कर रहा था कि नहीं, मेरी जो बेटी है वो क्या हो जाएगी, वो राजपाट से हट जाएगी, उसके पास कोई पावर नहीं रहेगा, तो उसके पास राज का भोग रहे। इसीलिए इसका सपोर्ट कर रहा था किसका, लुई सोलवा का, कि आप संविधान बनाने में अपना भी हस्तांतरण करो। तो ये जो बात है हस्तांतरण का, वो नेशनल असेंबली को अच्छा नहीं लगा, जैकोबिन क्लब को अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि 1792 में, कब, 1792 में, कब का बात कर रहा हूं, 1792 में नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया पर हमला करने का मंथन किया कि ऑस्ट्रेलिया इसको बड़ा सपोर्ट कर रहा है, तो क्यों ना ऑस्ट्रेलिया को क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया पर 1792 पे आक्रमण करने का योजना बनाया। और उसी समय एक सौ कुलात नाम का, क्या मैंने बोला था कि 100 कुलात नाम का एक फौजी संगठन का, या मैं बोलूं कि जैकोबिन का एक फौज संगठन का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या था, 100 कुलात। और 100 कुलात के बारे में मैंने बताया था। तो तब तक आपको पता है कि उससे पहले की यह घटना है। तो उससे पहले आपको पता है कि जब संविधान सभा में पूरा तरह से एक प्रारूप खींचा गया कि किस तरह से संविधान को बनाया जाएगा, तो तब तक लुई सोलवा ही शासन कर रहा था। तो आपको पता है कि लुई सोलवा जब शासन कर रहा था तो उसी समय गर्मियों का महीना था। और आपको ईयर याद रखना है, वो ईयर क्या है, 1792। कब का मैं बात करूं, 1792। तो गर्मी का महीना था, 1792 वो ईयर था। तो गर्मियों में क्या होता है, अक्सर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बारिश नहीं होती है, तो जितने भी फसल होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। और जो रेट है वस्तुओं का वो क्या होता है, धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होता है। तो जब गर्मियों में जितने भी खाने का सामग्री था उनके कीमतों में उछाल आया, जब कीमतें बढ़ने लगी तब यहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि लोग अब बोलने लगे कि मैंने जिसके कारण राजा को बनाया है कि मेरे को हर चीज आसानी से मिले, सुख सुविधा हो मेरे पास, और राजा ही में क्या कर रहा है कि वृद्धि को बढ़ा रहा है। इधर तो अकाल का एक टेंशन था, ऊपर से क्या हो रहा था, रेट इंक्रीजमेंट हो रही थी। तो अब लोगों को ये क्या लगा, पूरा खराब लगा। तो उसी के कारण क्या हो गया, जैसे ही कीमतों में वृद्धि हुई तो जो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे और वो लोग जो लोग नाराज थे इन कीमतों को बढ़ने से, तो जितने भी नाराज पेरिस वासी थे वो दोनों, यानी कि जैकोबिन क्लब के लोग और पेरिस वासी जो लोग थे, जो कीमतें बढ़ने के कारण परेशान थे, तो वो लोग क्या किए, एक जगह इकट्ठा हुए और बोला कि चलो अब कुछ नहीं करना है, हम लोग को साथ मिलना है और क्या करना है, एक विशाल बहुत बड़ा क्या करना है, हमको हिंसा कर देना है राजा के खिलाफ। अगर हम लोग ये कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि ये कीमत भी घट जाएगी और जो ये पूरा, जो मैं बोल सकता हूँ एक निरंकुश जो सरकार है वो क्या हो जाएगा, पूरा जिसका चल रहा था निरंकुश सरकार, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अब ये क्या करते हैं कि योजना तो बना ली। अब योजना को वो 10 अगस्त 1992 में, ये कान खोल के आप लोग सुन लो कि 10 अगस्त 1992 को क्या करते हैं, ये लोग आक्रमण कर देते हैं किस पे, लुई सोलवा पे। और वो घटना कब की है, तो 10 अगस्त 1992 की सुबह का टाइम था। एक
एक लुसलवा का एक महल था जिसका क्या नाम था, ट्रूलेरियर। क्या नाम था? ट्रूरियर। तो सुबह क्या करता है कि ट्रूलेरियर महल पे क्या करता है, आक्रमण कर देता है। तो जैसे ट्रूलेरियर महल पर आक्रमण किया तो जो राजा का जो अंगरक्षक था, यानी कि जो राजा को रक्षा करने वाले जितने भी गार्ड थे, सेफ्टी गार्ड थे, उनको क्या करते हैं, सारे लोग क्या करते हैं, हमले पे मार देते हैं। अब जैसे ही हमले पे मार देते हैं तो राजा का तो रक्षक खत्म, अब बचा राजा। तो राजा को क्या करता है कि उस समय के लिए, कुछ समय के लिए बंधक बनाता है और राजा को बताता है कि तुमने गलत काम किया, कि जब हमारे देश में विपदा हो रही है तो तुम हमारा सपोर्ट ना करके तुम कोई दूसरा काम कर रहा है। तो जब राजा नहीं माना, राजा बोला कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा है, तो अब लोगों को क्या लगा, गुस्सा लगा। एक तो भाई मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हो, ऊपर से आप बोल रहे हो कि मैं सही कर रहा हूं, तो लोगों को लगा गुस्सा। तो लोगों ने क्या किया कि जो पूरा राजा को नहीं, पूरा जो राजशाही परिवार है, यानी कि पूरा जो राजा का जो पूरा फैमिली था, उसको क्या करता है, जेल में डाल देता है। तो जैसे पूरे फैमिली को जेल में डाल देता है तो अब यहां से तो राजा लोगों का तो बात खत्म हो गया। तो अब यहां पे प्रॉब्लम था कि अब क्या किया जाए, भाई राजा तो है नहीं हमारे पास। तो अब उन्होंने क्या किया कि एक नए सिरे से चुनाव करने का निर्णय लिया कि अब तो राजा है नहीं मेरे पास, तो अब तो देश को चलाना है, ये महंगाई को घटाना है, जो विपदा देश पे उसको भी ठीक करना है। तो लोगों ने क्या किया कि नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया चालू किया। और आपको पता है कि जब राजा था तो उस समय केवल 25 साल के ऊपर के वो लोग, जो लोग धनी लोग हैं, वही लोग क्या कर सकते थे कि वो लोग वोट डाल सकते थे। लेकिन जैसे ही नए चुनाव का ये लोग बोला कि नहीं नया चुनाव हमको कराना है, तो उस समय क्या किया कि वो सारे लोग, जो लोग 21 साल से अधिक के उम्र के हो, चाहे वो पैसेदार हो, यानी कि वो उनके पास पैसा हो, संपत्ति हो या ना हो, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग मतदान कर सकते हैं, उनको मतदान का अधिकार दे दिया गया। तो हुआ क्या था कि जैसे ही गर्मी में खाद्य सामग्रियों का कीमत बढ़ा तो जैकोबिन क्लब और जो पेरिस वासी थे, जो लोग कीमतों के बढ़ने से राजा के प्रति क्रोधता थी, तो वो लोग मिलकर एक योजना बनाता है और योजना को 10 अगस्त 1792 की सुबह उसको अंजाम दे देता है। एक ट्रूलेरियर महल था, वहां पे हमला कर देता है, राजा को जेल में डाल देता है, उसके परिवार को जेल में डाल देता है और फिर से क्या करता है, चुनाव कराना स्टार्ट करता है। और उसमें सबसे पहला काम क्या करता है कि सभी 21 साल से बाद के जितने भी केवल पुरुष, याद रखना कि केवल पुरुषों को, 21 साल से अधिक उम्र के जितने भी पुरुष हैं, केवल पुरुषों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है। जिसके पास संपत्ति हो या ना हो उससे कोई टेंशन नहीं है। अब साथ में जब 21 साल के लोगों को जब इंक्लूड करा गया पूरे संविधान में, तो उसी समय क्या किया कि भाई अब तो मेरे को फिर से हर कुछ नया करना है, तो क्यों ना नेशनल असेंबली जो था उसका फिर से गठन किया गया। जो नेशनल असेंबली जो बना था पहले, उस असेंबली को क्या किया गया कि फिर से गठन किया गया, उसका फिर से नवनिर्वाचित किया गया और फिर से उसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो जब फिर से निर्माण किया गया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि नेशनल असेंबली का नाम को बदला और नेशनल असेंबली का नाम बदल के क्या रखा दिया गया, कन्वेंशन रखा। क्या रखा, कन्वेंशन रख गया। तो जैसे ही 21 साल के लोगों का एंट्री होता है, चाहे वो लोग अमीर हैं या नहीं है, तो वैसे ही सबसे पहले क्या करता है कि संविधान सभा का नाम बदलता है, जो नेशनल असेंबली है उसका नाम बदलता है और उसका नाम क्या रख देता है, तो उसका नाम कन्वेंशन रख देता है। अब जैसे ही कन्वेंशन रख दिया तो अब ये जो कन्वेंशन है उसने क्या किया, क्योंकि देखो 10 अगस्त 1992 को सुबह पे वो लोग क्या कहते हैं, आक्रमण किया था। अब ये घटना याद रखना है 21 सितंबर 1992, कब की घटना है, 21 सितंबर 1992। और तब ये क्या करते हैं, ये जो कन्वेंशन जो है इसने एक योजना बनाई और योजना पे क्या बोला कि जो राजतंत्र व्यवस्था है उसको क्या किया जाए, अंत किया जाए, और साथ में जो गणतंत्रता है उसको क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। तो 21 सितंबर 1992 को 2 चीजों की घोषणा की गई। कितना चीजों की, 2 चीजों की घोषणा की गई। और इस घोषणा में पहला घोषणा क्या था कि राजतंत्र को हटाओ और गणतंत्र को लाओ। तो अब जब बोला गया कि गणतंत्रता को लाओ, तो अब यहाँ पे बात था कि पहले भी गणतंत्रता लाया गया था, लेकिन उसमें जो कानून व्यवस्था था, उसमें कानून व्यवस्था था, वो कानून व्यवस्था क्या था कि राजा तो रहेगा, लेकिन राजा के पास कोई हक नहीं रहेगा। और जो पूरा जो हक रहेगा वो किसके पास रहेगा, तो स्टेट जनरल के पास रहेगा या नेशनल असेंबली के पास रहेगा। किसके पास रहेगा, वो पूरा जो हक रहेगा किसके पास रहेगा, नेशनल असेंबली के पास रहेगा। और जो पूरा जो राजा का जो काम वो कौन देखेगा, 3 शक्ति देखेगी। तो अब बोल रहा है कि अब ऐसा नहीं करना है, अब राजा को रखना ही नहीं है। तो अब उन्होंने गणतंत्रता का एक नया स्वरूप में बोलूं, एक नया परिभाषा देता है
है। और वो नया परिभाषा क्या होता है कि यहाँ पे सरकार का ऐसा रूप देखा जाएगा जिसमें सरकार को बोल लो या सरकार का कोई भी व्यक्ति को बोल लो, सबका चुनाव जनता करेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा काम क्या किया गया कि जो जनता को चुनने के लिए, मैं क्या बोलूं कि जनता को चुनने के लिए जो बीच में एक व्यक्ति होता था, और वो व्यक्ति आपको पता है वो क्या होता था, विधायिका बोल सकते हैं हम लोग या नेशनल असेंबली बोल सकते हैं, जिसमें कितना व्यक्ति था, 745 व्यक्ति था। तो उनको बीच से हटा दिया गया, राजा को हटा दिया गया और बोला कि ये जो पूरी जो कार्यपालिका का बात करो, न्यायपालिका का बात करो या जो पूरी सरकार की व्यवस्था का बात करो, तो वहां का पूरा जो चुनाव कौन करेगा, तो जनता करेगा। कौन करेगा? जनता करेगा। बात क्लियर है? अब साथ साथ में क्या होता है कि जैसे ही राजतंत्र व्यवस्था का स्टार्ट हो जाता है, राजतंत्र व्यवस्था का खत्म हो जाता है और गणतंत्रता की स्थापना होता है, तो सबसे पहले बोलता है कि आप लुई सिल्वा को हटाओ यहाँ से। अगर लुई सिल्वा को नहीं हटाया गया तो फिर से वो वाला वियना संधि वाला घटना हो जाएगा, है ना। तो अब जब इनको मेरे को हटाना है, तो सबसे पहले क्या किया गया कि लुई सिल्वा के ऊपर न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया और क्या किया गया कि लुई सिल्वा को देशद्रोह, किसके आरोप पे? देशद्रोह, यानी कि देश के प्रति गद्दार की भावना, यानी कि देश के कोई भी एक काम पे अपना अरोड़ा करने के चक्कर में इसको देशद्रोह घोषित किया गया। और ये डेट आप लोग याद रखना, 21 जनवरी 1793। कब का बात है? 21 जनवरी 1793 में क्या किया जाता है कि जो लुई सिल्वा है, लुई सिल्वा को एक जगह था, जगह का क्या नाम था? प्लेस डी लॉ कर्नकॉट। क्या नाम था? प्लेस डी लॉ कर्नकॉट नाम का एक जगह था। वहां पे क्या बोलता है कि उसको फांसी दे दो। तो फांसी कैसा दिया? सार्वजनिक तौर पे फांसी दिया, यानी कि सभी के सामने उसको क्या करता है? फांसी दे दिया जाता है। और सेम हाल मैरी एंटोनियट का भी होता है। उसके कुछ समय के बाद मैरी एंटोनियट को भी प्लेस डी कर्नकॉट में क्या किया जाता है? फांसी दे दिया जाता है। तो पूरी जो ये घटना थी वो यहां तक आप लोगों ने क्या देखा कि 21 जनवरी 1973 में लुई सिल्वा मारा गया। और ये सितंबर से क्या हो गया कि देश में नया कन्वेंशन के तरह से क्या किया गया? फिर से फ्रांसीसी क्रांति को मैं बोल सकता हूं कि पूरा तरह से खत्म किया गया और फिर से यहाँ पे फ्रांस में गणतंत्रता की स्थापना की गई और लोग यहाँ से गणतंत्र सरकार का नींव डाला गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। जो मैंने क्या बोला कि जो मेरे को वीडियो को मर्ज करना है, मैं उसका बात करूंगा। यहाँ से वो वीडियो स्टार्ट होता है। तो दोस्तों आप वो तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आतंक के राज के बारे में। किसका बात करेंगे? टॉपिक है आतंक के राज के बारे में। तो अगर मैं आतंक का राज बात करूं तो आतंक का जो राज है वो कितना से कितने को आतंक का राज कहा जाता था। तो अब देखोगे 1793 से 1794 का जो पूरा एक काल है, कब का? 1793 से लेके 1794 का जो पूरा एक काल है, पूरा एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता था? तो आतंक का राज्य कहा जाता था। अब बात आता है सर कि आखिर ऐसा क्या घटना था जिसके कारण 1793 से लेके 1794 का जो पूरा एक टाइम पीरियड है उसको क्या बोला जाता है? उसको आतंक का राज बोला जाता है। हम लोग इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो इसके दो कारण थे। पहला कारण मैं बताऊंगा, दूसरा कारण भी मैं बताऊंगा। तो अगर आप बात करोगे, अगर इसका कारण का मैं बात करूं तो पहला रीजन कौन था कि इस टाइम पे, यानी कि 1793 से लेके 1794 का, यानी कि पूरा का पूरा जो ये एक साल का जो टाइम पीरियड है, इस समय एक व्यक्ति था जिसके नियंत्रण में ये पूरा एक साल था। और वो व्यक्ति कौन था? रॉबेस्पियर। क्या नाम था? रॉबेस्पियर। तो यानी कि रॉबेस्पियर के टाइम पर, कब का मैं बात कर रहा हूं? रॉबेस्पियर के टाइम पर, यानी कि जब रॉबेस्पियर फ्रांस में क्या था? फ्रांस का शासन कर रहा था या फ्रांस में अपनी कानून व्यवस्था चला रहा था, तो उस समय उसके काल को क्या बोला जाता था? आतंक का राज बोला जाता था। रीजन क्या है कि उस समय रॉबेस्पियर ने क्या किया था कि पूरे फ्रांस पर नियंत्रण किया था और साथ में क्या किया था कि वो लोगों को दंड देने के लिए, यानी कि लोगों को क्या करने के लिए? दंडित करने के लिए क्या किया था? अपना कुछ नीति को अपनाया था, अपना कुछ कारण अपनाया था। हम लोग वो भी देखेंगे कि क्या क्या कारण अपनाया था। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा कि 1793 से 1794 का जो पूरा एक साल का काल है, इस साल को क्या कहा जाता है? आतंक के राज के नाम से जाना जाता है। कारण क्या है कि इस समय रॉबेस्पियर नाम का जो व्यक्ति था उसने क्या किया था? पूरी शासन का बागडोर अपने हाथ में लिया था, पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लिया था और साथ में लोगों को दंडित करने के लिए, यानी कि लोगों को अपराधी बनाने के लिए, अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आप मुजरिम हो, वो साबित करने के लिए या मुजरिम को कष्ट देने के लिए, पीड़ा देने के लिए क्या किया था? कुछ नीति अपनाई थी।
तो अब हम लोग देखेंगे कि जो रॉबेस्पियर नाम का जो व्यक्ति है वो कौन है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि रॉबेस्पियर नाम का जो व्यक्ति है वो कौन है। तो देखो रॉबेस्पियर का मैं बात करूं तो आपको पता है कि फ्रांस में जब लुई सोल्वा का शासन हटा तो उसके बाद पूरा जो कानून का जो एकाधिकार था वो स्टेट जनरल के हाथों में आ गया था। ऐसे तो कानून का बंटवारा हुआ केंद्र पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में, लेकिन जो पूरी जो शासन व्यवस्था थी वो किसके पास था? स्टेट जनरल के पास था। तो जो रॉबेस्पियर व्यक्ति जो था वो स्टेट जनरल का क्या था? पहला तो सदस्य था। साथ साथ में क्या था कि जो फ्रांस का जो संविधान सभा बना था, जिसने कानून व्यवस्था बनाई थी, उस सभा का भी ये क्या था? सदस्य था। और साथ साथ में जो जैकोबिन क्लब, किसका मैं बात कर रहा हूं? जैकोबिन क्लब का भी क्या था? रॉबेस्पियर सदस्य था। तो पहला बात क्या था कि ये स्टेट जनरल का सदस्य था। साथ में यह फ्रांस का जो संविधान सभा जब बना था तो उसका भी क्या था? ये सभा वो सदस्य था। साथ में जैकोबिन क्लब का भी क्या था? ये सदस्य था। तो अब बताओ, जिसके पास पावर है, जिसके पास पावर यानी कि स्टेट जनरल के पास पावर है और ये खुद स्टेट जनरल का सदस्य है, तो ये कानून व्यवस्था को अपने हिसाब से ढालेगा कि नहीं? आप बोलोगे सर हाँ। तो साथ साथ में देखो ये सब तो था ही, साथ में ये क्या करता था? ये वकील का काम करता था, ये वकालत का काम करता था। अब बताओ, कोर्ट, ऐसे तो कोर्ट का काम कर रहा है और कोर्ट से आप पंगा लोगे, फिर मानेगा क्या? मानेगा क्या? आप बोलोगे सर नहीं। तो जो ये रॉबेस्पियर है ये तो पहले स्टेट जनरल था, फ्रांस का जो संविधान सभा था उसका सदस्य था, साथ में जैकोबिन क्लब का सदस्य था और पैसे से ये क्या था? वकील था। इसका काम क्या था? वकीलात करने का, वकीलगिरी करने का। अब साथ साथ में इसने कुछ काम भी किया था। क्या काम किया था कि जो फ्रांस में जितने भी पुरुष हैं तो उनको मताधिकार लागू किया था कि आप क्या कर सकते हो? मताधिकार दे सकते हो। मताधिकार देने का नियम इसने लागू किया था। साथ साथ में क्या किया था कि दास प्रथा का, किसका? दास प्रथा को हटाने के लिए आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन में क्या किया था? ये सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका निभाया था और उस आंदोलन को क्या किया था? ये अपने ढंग से चलाया था। क्या किया था? अपने ढंग से चलाया था। जैसे वकील था, अब भाई कानून व्यवस्था खुद बनाया है ना। अब आप इसके खिलाफ जाओगे तो कोर्ट पे भी ये खुद जाके लड़ेगा। इससे जीत पाओगे क्या? आप बोलोगे सर नहीं। इससे जीत पाओगे क्या? आप बोलोगे सर नहीं। तो अब भाई यहाँ पे हम लोगों ने रॉबेस्पियर के बारे में देखा। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर आतंक का राज हम लोग बोल रहे हैं पूरे एक साल का जो साल है 1793 से लेके 1794 का जो पूरा एक साल का काल है उसको आतंक का राज बोलते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं आतंक का राज? हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, आपको पता है कि जैकोबिन क्लब ने क्या किया था कि उन्होंने संविधान को बनाया यानी कि उसमें गणतंत्रता को लागू करने का पूरा जोर किया किसने? फ्रांस के पूरे शासनकाल में। तो जब इसने गणतंत्रता को लागू करने के लिए जब सारा कुछ संविधान बना दिया कि कैसे काम किया जाएगा, कैसे संविधान बनाया जाएगा, जब सब कुछ हो गया तो अब जब उसको लागू भी कर दिया गया तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि मान लो कुछ लोग ना माने तो मैंने जो संविधान लागू किया, अगर वो संविधान कुछ लोग ना माने तो मैं क्या करूंगा? इसके पास ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि रॉबेस्पियर के हिसाब से जो गणतंत्रता का जो मायने होता था, अगर उस मायने के हिसाब से अगर कोई आदमी नहीं चलता है तो वो क्या था? गणतंत्रता का क्या? शत्रु था। तो अगर वो गणतंत्रता का शत्रु बना तो वो किसका शत्रु बन गया? रॉबेस्पियर का भी क्या बन गया? शत्रु बन गया। तो जब वो रॉबेस्पियर का शत्रु बना तो भाई अब बात है कि सर वो क्या केवल किसी खास पार्टिकुलर पर्सन को क्या वो मारता था, पीटता था या दंडित करता था? ऐसा नहीं। चाहे वो कुलीन वर्ग का हो, चाहे वो पादरी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य क्यों ना हो, अगर वो रॉबेस्पियर का जो कार्यशैली है, उसका जो काम करने का तरीका है या वो जिस काम को हाँ बोला है उसका लोगों क्या किए है? असहमति रखते हैं। चाहे वो क्या हो, चाहे वो कुलीन वर्ग के हो या पादरी वर्ग के हो या अन्य कोई राजनीतिक दल के हो, चाहे दल के हो, या तो फिर जो लोग रॉबेस्पियर का जो कार्यशैली है उस पे कभी टांग अड़ाते हैं या फिर उसकी जो बात है उस पे असहमति रखने वाले जो सदस्य थे या जो पार्टी थे वो सब पे क्या करता था? कानून व्यवस्था लागू करता था। अब वो कानून व्यवस्था कैसे लागू करता था? तो क्या करता था कि जो लोग गणतंत्रता के खिलाफ थे या गणतंत्रता के शत्रु थे उनको वो क्या करता था? सीधा वो गिरफ्तार करता था। क्या करता था? गिरफ्तार करता था। और गिरफ्तार करके कहां डाल देता था? वो जेल में। कहां पे? वो गिरफ्तार करके कहां डाल देता था? जेल में डाल देता था। और जेल में डालने के बाद उसपे क्या करता था? उसपे
एक क्रांतिकारी कोर्ट बनाया था। क्या बनाया था? एक क्रांतिकारी न्यायालय बनाया था और उसके द्वारा उस पर क्या चलाया जाता था? मुकदमा चलाया जाता था। और अगर वो मुकदमा चलाया, खुद देखो वकील है भाई, खुद उसके खिलाफ जाके लड़ा, तो अगर मुकदमा चलाने के दौरान या मुकदमा चलने के बाद वो क्या साबित हो गया? वो अगर दोषी साबित हो गया, क्या हो गया? अगर वो दोषी साबित होता था ना, तो सीधा सीधा क्या करता था? उसको गिलोटिन पर, किस पर? गिलोटिन पर चढ़ाकर क्या करता था? उसका सिर क्या कर देता था? कलम कर दिया जाता था। सिर क्या करता था? एकदम कलम कर दिया जाता था। तो अब यहाँ पे बात है, यहाँ पे क्या बात है कि सर आप मेरे को बताओ ये गिलोटिन क्या है। अब क्वेश्चन है ना सर गिलोटिन क्या है, तो हम लोग थोड़ा बात करते हैं गिलोटिन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गिलोटिन के बारे में। तो देखो गिलोटिन क्या है? गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते क्या है? आरे, लटकते आरे वाली क्या है? मशीन है। क्या है? दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? गिलोटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिलोटिन बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग गिलोटिन का, मैं बोल सकता हूं गिलोटिन का थोड़ा हम लोग एक अच्छा से हम लोग एक चीज देखते हैं। आरे को हम लोग क्या बोलते हैं? गिलोटिन बोलते हैं। अब ये आप बताइए सर कि ये जो खतरनाक वाला जो गिलोटिन है, मैंने क्या बोला? ये जो खतरनाक वाला जो गिलोटिन है सर, इसका आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन क्या था कि ये जो खतरनाक वाला गिलोटिन है सर, इसका आविष्कार किसने किया था? तो मैं बात करूं गिलोटिन के आविष्कारक का, तो इसका आप नाम देख सकते हो। इसका आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर गिलोटिन ने। किसने किया था? डॉक्टर गिलोटिन ने। और कभी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि बताइए गिलोटिन का आविष्कार किसने किया था, तो आपको क्या बताना है कि डॉक्टर गिलोटिन ने क्या किया था? गिलोटिन का आविष्कार किया था। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि आतंक का राज क्यों बोला जाता था? क्योंकि रॉबेस्पियर के नेतृत्व में जो लोग गणतंत्रता के खिलाफ थे, उन पर वो क्या करते थे? कड़ा व्यवहार करते थे, कड़ा दुर्व्यवहार करते थे। और कोई मान माने अगर आप गलत हो भाई, आपने अगर छोटा सा गलती किया या बड़ा सा गलती किया है, सीधा क्या करते थे? गिलोटिन पे लाते थे और आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। क्या कर देते थे? सीधा गर्दन से आपका अब मतलब बोल सकता गर्दन से आपका सिर क्या हो गया? अलग, यानी कि आप क्या हो गए? सीधा खत्म। क्या हो गए? आप सीधा खत्म। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो सारा कुछ हुआ भाई। अब हम लोग देखते हैं कि जो रॉबेस्पियर था, किसका हम लोग बात करेंगे? रॉबेस्पियर का बात करेंगे। तो रॉबेस्पियर ने जनता के लिए कुछ कुछ अच्छा काम भी किया था। क्या किया था? जनता के लिए कुछ अच्छा काम भी किया था। तो हम लोग पहले देखेंगे कि रॉबेस्पियर ने रॉबेस्पियर के द्वारा जनता के प्रति क्या क्या उन्होंने कार्य किया था, हम लोग उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको लिख लेना। और मेरे हिसाब से ये इस बार आपका आने वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि रॉबेस्पियर के द्वारा जनता के प्रति कार्य क्या क्या थे? तो देखो कुछ कुछ नियम और रूल उन्होंने बनाया था जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए कुछ कुछ नियम और रूल बनाया था। तो अगर हम उस नियम और रूल का बात करें तो पहला क्या था? पहला उसने क्या नियम बनाया कि उसने एक कानून बनाया। क्या बनाया? उसने एक कानून बनाया और उस कानून के हिसाब से जो मजदूरी का पैसा है या किसी वस्तु का भी पैसा पकड़ लो, चाहे वो मजदूरी का पैसा हो या कीमत का पैसा, कोई भी किसी भी वस्तु का कीमत है, उसका क्या किया? एक अधिकतम सीमा तय किया। यानी कि बोलने का मतलब है
कि आप अगर किसी के पास मजदूरी करने जाते हो, भाई क्या करने, आप अगर किसी के पास मजदूरी करने जाते हो तो उसका एक फिक्स रेट, क्या उसका एक फिक्स रेट तय किया गया कि आप उसके पास इतने पैसे में काम करोगे, सबसे हाईएस्ट पैसे में। या आप किसी वस्तु को बेचना चाहते हो तो उस वस्तु का सबसे हाईएस्ट रेट क्या हो सकता है, यानी कि उसने क्या देखा कि जो भी मजदूरों का शोषण होता है या जो भी ग्राहकों का शोषण होता है उसको क्या किया, पहला काम करने का किया, उसको दूर करने का काम किया। साथ में क्या किया कि जो लोग बहुत गरीब थे, जो ऐसे भी लोग है ना समाज में जो बहुत गरीब थे, तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा गरीब थे उनके बीच गोश्त यानी कि मांस का, किसका, गोश्त का यानी मांस का, और पाव रोटी, किसका, पाव रोटी यानी कि पारोटी का क्या किया, राशनिंग किया, यानी कि उसको बांटने का काम किया। पहला काम क्या किया कि मजदूरी का जो भी कीमत था, जिस भी वस्तु का सामान है उसका क्या किया, अधिकतम सीमा तय किया, अधिकतम मूल्य तय किया। साथ में लोगों के बीच गोश्त और पाव रोटी का क्या किया, राशनिंग किया। और तीसरा काम ये क्या करता है कि फ्रांस में, कहां में, फ्रांस में जितने भी किसान भाई है, तो फ्रांस में जितने भी किसान भाई है और वो अगर अनाज उगाते हैं, क्या करते हैं, वो अनाज उगाते हैं, तो अनाज को उसको कहां बेचना पड़ेगा, अपना ही शहर में बेचना पड़ेगा। कहां में बेचना पड़ेगा, अपने ही शहर में बेचना पड़ेगा। और जो अनाज वो बेचेगा उसका रेट क्या होगा, वो कौन तय करेगा, सरकार तय करेगा। कौन तय करेगा, सरकार तय करेगा। और उसका जो कीमत होगा उसी कीमत पे उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ये एक रूल बना दिया। क्या बनाया, सीधा बनाया कि अगर आप अपने देश के हो और आप अगर किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो तो वो वस्तु केवल आपको अपने ही देश में बेचना पड़ेगा। और वो आप किस रेट में बेचोगे वो कौन तय करेगा, सरकार तय करेगा। तो अब जो किसान लोग थे उनको अपने ही शहर में अपने वस्तुओं को सरकार के कीमत पे बेचने के लिए क्या होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। अब हम लोग चौथा अगर पॉइंट देखेंगे तो चौथा पॉइंट क्या है भाई, देखो आपको पता है सामान तो बहुत तरह के होते हैं, थोड़ा ज्यादा महंगा, थोड़ा कम महंगा। तो अब क्या कर दिया कि वो सारे सामान को बंद कर दिया गया जो जरूरत से ज्यादा क्या था, महंगा था। क्या था, जो जरूरत से ज्यादा महंगा जो सामान था उसको क्या कर दिया गया, अपने देश से उसने क्या किया, बंद कर दिया। अब सर ऐसा कौन सा सामान था, तो उसमें से एक सामान का नाम है सफेद आटा। क्या नाम था, सफेद आटा। तो अगर कोई व्यक्ति सफेद आटा बेचता है या कोई सफेद आटा इस्तेमाल करता है तो उस पे क्या करता था, यही वाला काम, सीधा गिलोटिन पे चढ़ाया और सर को क्या कर दिया गया, कलाम कर दिया गया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जरूरत से ज्यादा जो महंगे सामान थे जैसे सफेद आटा के इस्तेमाल पर क्या कर दिया गया, उसने रोक लगा दिया। ऐसा तो भाई ऐसा क्यों कि उसने सफेद आटे का जो बिक्री था या उसके इस्तेमाल पर रोक लगाया। तो समझो मेरा बात, हम लोग खुद देखते हैं आजकल के मार्केट में जो लोग थोड़े ज्यादा पैसे वाले होते हैं, जिसका ज्यादा थोड़ा पैकेट गर्म होता है, वो क्या करता है, थोड़ा महंगा सामान खाता है। और जो थोड़ा गरीब होता है वो क्या करता है, थोड़ा कम महंगा सामान खाता है, या फिर उससे जो गरीब होता है वो उससे भी कम सामान खाता है। तो रॉबेस्पियर को लगता था कि अगर देश में गणतंत्रता का भावना लाना है, समानता का भाव लाना है, तो हर चीज में बराबरी का, हर चीज में क्या होना चाहिए, बराबरी का नजरिया होना चाहिए। तो इसीलिए उसने क्या किया था, जो सफेद आटा जो चलता था उसको क्या किया, बंद किया। तो अब अगर उसने सफेद आटा को बंद किया तो कुछ तो ऐसा काम किया होगा जिससे वो बराबरी का हक दिखे। तो उसने क्या किया था कि उस समय एक समता का रोटी, क्या, एक समता का रोटी यानी कि समता आटे की रोटी को क्या किया था, उसने चलाया मार्केट पे और बोला कि लोगों को यही खाना होगा। अगर वो समता की आटे की रोटी नहीं खाता है तो फिर उसको क्या करेगा, गिलोटिन पे चढ़ा के मार देगा। तो सर आखिर ये समता का, हम लोगों ने तो देखा कि जो महंगा था उसको सफेद आटा था, ये समता का रोटी था। तो सर ये समता का रोटी क्या विशेष कोई चीज से बनता था क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई वो विशेष क्या चीज था, तो वो गेहूं का एक किस्म था, इसका क्या नाम था, साबुत गेहूं। क्या नाम था, साबुत गेहूं। तो साबुत गेहूं से जो आटा बनता था, जो पाव रोटी बनता था या कोई वस्तु बनता था, उसको क्या किया, रॉबेस्पियर ने चलाने का आदेश दिया कि यही वाला आटा का रोटी चलेगा।
क्यों? क्योंकि इसका मतलब था ये समानता का आटा। क्यों? क्योंकि ये जो समता का जो रोटी था, इसको सब क्या कर सकता था? खरीद सकता था। अमीर लोग तो ऑलरेडी खरीद लेते, गरीब लोग भी क्या करते? इसको खरीद लेते, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा? समता की आटे की रोटी। बात क्लियर है? अब साथ में देखते हैं कि इसने तो सर ये सब काम किया, तो क्या लोग जो अपनी समानता है यानी कि बराबरी का जो बात है, क्या उसको मानते थे क्या? तो हाँ भाई। अब देखो साथ में उसने क्या किया कि लोगों के बीच में समानता लाने की कोशिश की। कैसे? तो देखो ये जो इसका इस्तेमाल बंद करके, इसका इस्तेमाल बंद करके और कीमतों को बराबर या एक हाईएस्ट पीक तक उसको ले जाके सीमित करने के लिए क्या किया? बराबरी का किया। लोग गणतंत्रता को माने इसके लिए कठोर क्या किए? दंडित करने का वो रूल भी लागू किया। अब साथ साथ में उसने क्या किया कि अब भी लोगों को लगे कि मैं बराबर नहीं हूं, तो उसने क्या किया? जो बोलचाल की जो भाषा थी उसमें लोगों को जो संबोधित करने का जो बात है, क्योंकि देखना आजकल के मार्केट में क्या होता है ना, आप लोग देखोगे कि आजकल के मार्केट में क्या होता है कि जो थोड़ा मान लो कि थोड़ा कोट पैंट पहन के आ जाए और थोड़ा वो अच्छे पोस्ट पे हो तो क्या बोलते हैं? सर 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 बोलते हैं। और जो फटा हुआ पहने और जो गरीब हो उसको सर कभी बोलेंगे क्या? आप बोलोगे नहीं। तो मार्केट में वो भी जो भावना थी, जो संबोधित का जो भावना था अलग अलग, तो उसके लिए उसने क्या किया? बोलचाल की भाषा के लिए उसने क्या किया कि पहले लोगों को जब किसी को अगर महाशय बोलना था तो उसके लिए एक वर्ड यूज करना पड़ता था। वर्ड क्या था? मॉन्सियोर। क्या था? मॉन्सियोर। और किसी को अगर महोदय बोलना था, क्या बोलना था? महोदया। क्या बोलना था? महोदया। तो उसके लिए मदाम। क्या? मदाम को प्रयोग करते हैं। और आज भी हम लोग मैडम बोलते हैं ना, मैडम नहीं होता है, मदाम होता है। क्या होता है? मदाम। तो किसी को अगर महाशय बोल के संबोधित करना होता था उसको क्या बोलना पड़ता था? मोन्सियोर। और अगर किसी महोदया को बुलाना होता था, अगर मान लो कि कोई आदमी है उसको बुलाना होता था, ए इधर आओ, ऐसा नहीं, महाशय बोलना पड़ता था, महाशय इधर आइएगा, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करना पड़ता था? मोन्सियोर आइए। इसका मतलब क्या? महाशय आइए, मदाम आइए। मतलब क्या? किसी लड़की को बोले यानी कि महोदया को बोले कि इधर आए। तो उसके स्थान पे उसने क्या किया? जितने भी स्त्री है और जितने भी पुरुष है, यानी कि खास कोई व्यक्ति को नहीं, फ्रांस में जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कुलीन वर्ग के हो, मध्यम वर्ग के हो या पादरी वर्ग के हो, सबके लिए उसने क्या किया कि नागरिक वर्ग का, किसका? कि मर्दों के लिए नागरिक का और औरतों के लिए नागरिका का। किसका? मर्दों के लिए नागरिक का और औरतों के लिए नागरिका का। तो जो नागरिक है उसका मतलब होता था सितोयन। क्या होता था? सितोयन। और जो नागरिका होती थी उसको क्या बोलते थे? सितोयिन। क्या बोलते थे? सितोयिन। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि उसने मॉन्सियोर को किस में बदल दिया? सितोयन में। और मदाम को किस में बदला? सितोयिन में। दोनों का मतलब क्या होता है? नागरिक और नागरिकीय। ठीक है, बात क्लियर है? इस नाम से क्या करने लगा? लोगों को संबोधित करके बराबरी का बोलचाल में क्या किया? एक बराबरी का पक्ष लाके खड़ा किया। साथ में इसने क्या किया? जो जितने भी चर्च चालू थे, जितने भी चर्च उस समय चल रहे थे फ्रांस में, सबको बंद किया, क्योंकि उसको पता है कि ये पादरी वर्ग ना जोरों शो कर रहा है, तो जितना भी चर्च था उसको बंद किया। तो अब बहुत से बच्चे होंगे, उनके मन में डाउट होगा कि सर ये चर्च को बंद करके वो कौन सा काम किया? वो क्या उखाड़ा? तो उखाड़ने का बात का मैं बात करूं ना, तो जितने भी चर्च थे उन चर्चों का तो घर है ना, तो उन चर्चों को क्या बना दिया? बेकर बना दिया। क्या बना दिया? बेकर बना दिया, या क्या बना दिया? सरकारी दफ्तर बना दिया। क्या बना दिया गया? बेकर बना दिया, या क्या कर दिया गया? सरकारी दफ्तर बना दिया गया। तो इसने जो इतना सारा काम किया रॉबेस्पियर ने, आप देख सकते हो सबसे पहले क्या किया कि मजदूरी और कीमतों को एक अधिकतम सीमा पे बंद किया। लोगों को फ्री में पावरोटी और गोश्त क्या किया? राशनिंग किया। साथ में हम लोगों ने क्या देखा कि किसान जो अनाज का उत्पादन करेंगे फ्रांस में, उसको फ्रांस में ही बेचना पड़ेगा और उसका मूल्य भी निर्धारण कौन करेगा? सरकार करेगा। साथ में हम लोगों ने क्या देखा कि जो जरूरत से ज्यादा जो कीमती जो वस्तु था उसको बंद कर दिया गया। उसमें से एक सफेद आटा था और उसके जगह समता रोटी यानी कि साबुत के गेहूं का रोटी को क्या कर दिया गया? चलाया गया, उसका इस्तेमाल में कर दिया गया। साथ में बोलचाल में
भी चेंजिंग किया गया कि जो महाशय की जगह नागरिक का वर्ड का यूज करेगा और मदाम की जगह नागरिक का वर्ड का उपयोग करेगा। साथ में क्या किया, चर्च को बंद कर दिया गया और जितने भी चर्च का भवन था उसको बेकर और दफ्तर में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। तो इतना सारा जो काम किया, ये जो गिलोटिन वाला जो काम कर रहा था ना कि सबको गिलोटिन पे चढ़ा देता था, और इतना सारा जो वो नियम लागू किया किसके लिए, कि कोई आदमी गणतंत्र का शत्रु ना बने। अगर देश में गणतंत्रता व्यवस्था हमने लगाया है तो वह गणतंत्र व्यवस्था ही रहे। तो ये जो सारा काम किया, तो देखो होता है ना कि कभी आप सही करने के लिए जाते हो लेकिन किसी के लिए वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि आप किसी संसाधन का उपयोग करते हो तो वो आपके लिए तो अच्छा होता है, लेकिन वही संसाधन किसी दूसरे के लिए क्या कर देता है, हानि कर देता है। जैसे देखो, हम आप पेड़ काट रहे हो, अब आप बहुत से बच्चे बोलेंगे सर कि सर हम लोग पेड़ तो काटते हैं उससे पेपर उड़ाने के लिए ना, तो उससे हमें तो फायदा होता है कि हम एग्जाम लिखते हैं, आपको फायदा होता है आप नंबर देते हो, तो सर उससे पेड़ पौधों को तो हानि हो रही है ना, पर्यावरण को हानि हो रही है, तो क्यों ना सर हम लोग ऐसा करते हैं ना कि हम लोग पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं। अरे बाबू डिजिटलीकरण आ गया, आप लैपटॉप में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई करो। लेकिन हाँ, आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि एक चीज को, जैसे आप कॉपी यूज करते हो तो उसमें एकदम खाली जगह छोड़ो नहीं, साथ में जो जैसे होता है ना कि बहुत से लोग किताबों को मैं बोल सकता हूँ किताबों को जमा करके रखते हैं, तो मान लो कि जो किताब आपके काम का नहीं है वो आपके छोटे भाई को दे दो जो पढ़ते होंगे, तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं, तो जो इतना सारा जब काम किया आपको किसने, रेबोस्फेयर ने जब इतना सारा काम किया, तो मैंने बोला ना कि किसी को मान लो जैसे कि आपको मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं जब ज्यादा आपको पढ़ा देता हूँ क्लास में, तो आप क्या बोलते हो कि ना मास्टर ने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, फिर आपको क्या होता है, उससे आपको प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। मैंने तो अपना हक दिखाया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आपको क्या होने लगती है, आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो इतना सारा जब काम रॉबेस्पियर ने किया तो धीरे धीरे लोगों पे क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया कि लोगों को खराब लगने लगा। क्यों? क्योंकि जितना भी नीति इसने बनाया था, जितना भी इसने कानून बनाया था, उस पे और सख्ती धीरे धीरे लाता गया। क्यों? क्योंकि लोग जो थे ना उसके खिलाफ जा रहे थे, धीरे धीरे क्या होते हैं, रॉबेस्पियर के खिलाफ जा रहे थे। तो जब इसने इतना ज्यादा सख्ती अपना दिया, अब बताओ देश का सभी नागरिक कुछ गलती करे सीधा सर काट दो, सीधा सर काट दो, तो फिर लोग रहेंगे, लोग तो उनके खिलाफ जाएगा ना। तो जब लोग उनके धीरे धीरे खिलाफ जाने लगे तो लोग उनके विरोध में क्या करने लगे, त्राही माम प्रभु बचाओ, त्राही माम, यानी कि लोग त्राही त्राही का गूंज करने लगे। तो उसी समय क्या हुआ कि वो महीना कब का है, जुलाई का महीना, और साल याद कर लो 1749, कब का मैं बात कर रहा हूं, 1794 है। कब है, 1794। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, दिक्कत क्या हो गया था कि मिसप्रिंट थोड़ा हो गया था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि वो जुलाई का महीना है और साल याद कर लो कब का, 1794 का, क्योंकि याद है ये 93 से 94 को आतंक का रसा साल कहा जाता है ना, तो जुलाई का महीना है, साल कौन सा है, 1794 का याद कर लो। इसमें क्या किया कि जो लोग त्राही त्राही कर रहे थे, और तब उन्हीं लोगों ने क्या किया कि ये जो मैंने कोर्ट देखा ना, ये क्रांतिकारी न्यायालय को जो देखा, वहां पे क्या किया कि ये जो रॉबेस्पियर के लिए क्या किया गया, मुकदमा चलाया गया। क्या हुआ, रॉबेस्पियर के लिए मुकदमा चलाया गया, और अंततः रॉबेस्पियर को क्या दोषी बनाकर गिरफ्तार किया गया। और उसके अगले दिन, किसके, जुलाई 1994 के अगले दिन क्या किया, उसको फिर से गिलोटिन पे चढ़ाया और उसका सर क्या किया गया, कलाम कर दिया गया, सर को धड़ से अलग कर दिया गया। तो अब बोला गया ना कि जैसे करनी वैसी क्या होती है भरनी। बात क्लियर है? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस को देखेंगे। थोड़ा ये टॉपिक बचा है, डायरेक्टरी जुलाई 1974 में न्यायालय द्वारा किसको न्यायालय द्वारा रॉबेस्पियर को फांसी क्या गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जैकोबिन क्लब की जो पूरी जो शासन चल रही थी संविधान में, संविधान में, तो उसका क्या होता है, यहाँ अंत हो जाता है। तो जैसे ही रॉबेस्पियर को गिलोटिन पे चढ़ाया जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो जैकोबिन क्लब की जो सरकार बनी थी उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और जैसे ही जैकोबिन क्लब के सरकार का पतन होता है, उसके बाद जो मध्य वर्ग के जो संपन्न लोग थे, यानी कि जो लोग धनी लोग थे, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग सत्ता पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, वो लोग सत्ता पे आ जाते हैं। तो जैसे ही जैकोबिन क्लब का सरकार का पतन हुआ और मध्यम वर्ग सत्ता पे आई, कैसे लोग, जो लोग धनी थे,
तो ये लोग क्या करने लगे, ये लोग सबसे पहले क्या किए कि वो लोग जो लोग संपत्तिहीन लोग थे, जो लोग गरीब लोग थे, उनको क्या कर दिया गया, मत देने से पहले हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि फिर से अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर खड़ा हो जाएगा जो क्या होगा जिसके पास संपत्ति नहीं होगा, तो फिर से वो रॉबेस्पियर का काम करेगा, या अपने हित के लिए उन्होंने क्या किया कि जो लोग गरीब लोग थे उनको क्या किया, उनको मत देने से वंचित कर दिया गया। और साथ में ये काम करते, वो काम क्या करते, फिर से एक संविधान बनाते हैं, और उस संविधान में बस थोड़ा सा चेंज क्या करते हैं कि पहले जो जितना भी कुछ अधिकार था वो किसके पास था, वो स्टेट जनरल के पास था, लेकिन अब क्या कर देते हैं कि जिसमें क्या करते हैं कि इसमें दो चुनी गई विधान परिषद होती है, क्या होती है, जिसमें इसमें 2 विधान परिषद होती है, और इस विधान परिषद में क्या करते हैं कि उस विधान परिषद में एक 5 सदस्य वाला एक क्या चुना जाता है, कार्यपालिका चुना जाता है। पहले तो कार्यपालिका पहले कार्यपालिका कितना था, 1 था, लेकिन जैसे ही नया संविधान बना और विधान परिषद का फिर से चुनाव किया गया, तो ऐसे ही क्या किया गया कि नए सदस्यों वाली 5 लोगों की एक क्या चुनी गई, कार्यपालिका चुनी गई, जिसका नाम क्या रखा गया, डायरेक्टरी। क्या रखा गया, डायरेक्टरी। तो कभी पूछेगा डायरेक्टरी क्या है, तो आपको क्या बताना है कि 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका को क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। किसने लगाया था, तो मध्यम वर्ग ने ये कानून व्यवस्था चलाया था। अब कभी क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्टरी का कार्य क्या था, डायरेक्टरी का कार्य क्या था, तो इसने क्या किया था कि जैकोबिनों ने क्या किया था कि एक व्यक्ति के पास, किसके पास, कार्यपालिका के पास और न्यायपालिका के पास, यानी कि कार्यपालिका के पास जो ज्यादा शक्ति दिया के रखा था, किसके पास, कार्यपालिका के पास, तो उस शक्ति को क्या किया है, इसने बांटने का काम किया है। किसके पास किया है, उसको हटाकर उस जो पूरी एक पावर थी किसके पास, कार्यपालिका के पास, उसको क्या किया है, बांटने का काम किया। क्यों बांटने का काम किया, क्योंकि इनको अपना फायदा ढूंढना था। तो जब इन्होंने अपने कार्यपालिका में अपने काम को बांटने का काम किया, तो उससे क्या होता था, जो डायरेक्टरी के जो सदस्य थे और किसका जो पारिषद थे, जो विधान पारिषद थे, उनके बीच में क्या होता, अक्सर आपसी क्या होता, झगड़ा होते रहता। क्या होता, आपसी झगड़ा होते रहता। तो चूंकि विधान पारिषद ने इन 5 को क्या किया था, नियुक्त किया था, किनको, डायरेक्टरी के जो 5 सदस्य थे उनको नियुक्त किया था, तो ये लोग फिर अपना जोर दिखा के क्या करते, उन कार्यपालिकाओं को क्या कर देते थे, उनको उनके पद से हटा देते थे। तो जब उनको उनके पद से हटा देते थे, तो ऐसे क्या हो जाता, आपसी बहुत ज्यादा टकराव और झगड़ा होने लगता था। तो जब ये ऐसा कुछ घटना घटने लगा, आपसी टकराव और झगड़ा जब धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो इससे क्या हो गया, इससे सबसे बड़ा दिक्कत हुआ। क्या दिक्कत हो गया कि उसे जो राजनीतिक अस्थिरता आई, उससे फिर से एक नेता, या मैं बोल सकता हूं फिर से एक ऐसे पागल इंसान को जन्म दिया, जिसका नाम क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट। किसका, नेपोलियन बोनापार्ट को क्या किया, उदय करने का काम किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टरी शासित क्या था और आतंक का राज क्या था, आपको समझ में आ गया होगा। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग क्लास आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बात, अगर आप चैनल पे नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को क्या करना है, शेयर भी करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।